प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पत्र लेखन के विषय में बताने जा रहे हैं। बहुत से विद्यार्थियों ने आग्रह किया था कि सर पत्र लेखन के विषय में भी बता दीजिए, तो आज मैं पत्र लेखन के विषय में बताने जा रहा हूं। तो पत्र लेखन होता क्या है? तो पत्र लेखन एक ऐसी कला है, पत्र लेखन कोई साधारण कला नहीं है। अगर अच्छे ढंग से लिखा जाए तो इसके लिए बुद्धि, ज्ञान की परिपक्वता, विचारों की विशालता, विषय का ज्ञान, अभिव्यक्ति की शक्ति और भाषा पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तब एक अच्छे पत्र लेखन किया जा सकता है। एक प्रभावशाली पत्र के रूप में तभी संभव है। प्रभावशाली पत्र लिखने के लिए कुछ विशेषताएं हैं। किस तरह से हम एक प्रभावशाली पत्र लिखेंगे, क्योंकि पत्र का प्रभावशाली होना आवश्यक है। जितना ही अधिक प्रभावशाली पत्र होगा उतनी ही अधिक पत्र को पढ़ करके अधिकारी द्वारा आपके जिस उद्देश्य से पत्र लिखे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति संभव होगी। तो सबसे पहला है सरल और स्पष्ट पत्र लिखने। एक प्रभावशाली पत्र लिखने के लिए सरलता का होना और स्पष्टता का होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी तरह का पांडित्य का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। पांडित्य का प्रदर्शन से तात्पर्य है कठिन शब्दों का, कठिन वाक्यों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले को आपकी कही हुई बात पूरी तरह से स्पष्ट न हो। इसकी भाषा बिल्कुल सरल, सुबोध और सुग्राह्य होनी चाहिए। बड़े ही सरलता से समझ में आ जाए ऐसे सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा है संक्षिप्त और उद्देश्यपूर्ण पत्र। एक प्रभावशाली पत्र बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। संक्षेप में जो बात बताना चाहते हैं, जिस उद्देश्य के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति संक्षेप में होनी चाहिए। आपके उद्देश्यों की पूर्ति, तभी वो पत्र प्रभावशाली होगा। बहुत बड़ा राम कथा लिख देने से पत्र का जो प्रभावशाली होना संभव नहीं हो पाएगा। इसमें लेखक को गागर में सागर भरने की जो उक्ति है, गागर में सागर भरने की उक्ति, उसको चरितार्थ करने की कला होनी चाहिए। अर्थात संक्षेप में समझ लीजिए कि संक्षेप में अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर दें। तीसरा है आकर्षक और प्रभावशाली। आकर्षक होना चाहिए पत्र, सुंदर और साफ सुथरा। पत्र में कहीं कटिंग, कहीं गंदगी, ये सब नहीं होनी चाहिए। काटे, लिखे फिर काटे तो उसका प्रभावशालीपन समाप्त हो जाता है, पत्र प्रभावशाली नहीं रह जाता है। अनावश्यक काट छांट नहीं होना चाहिए। विराम चिन्हों का जहां जरूरत है वहां विराम चिन्ह लगाएं, स्पष्ट लिखें, तभी पत्र प्रभावशाली होगा। नंबर 4 है पूर्व और मौलिक। मौलिक पत्र होना अत्यंत आवश्यक है। कोई बात अधूरी न हो, पूर्ण हो। पूर्ण और मौलिक, तो पत्र होना चाहिए पूर्ण और मौलिक होना चाहिए। मौलिक मतलब अपना स्वयं का, कहीं से भी ऐसा पढ़ करके न लगे कि कहीं से आपने देख करके लिखा है, आपके विचार न होकर के कहीं और से आपने कॉपी किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 5 है शिष्ट। शिष्टाचार का पूरा पालन होना चाहिए पत्र में, तभी आपके पत्र लिखने का उद्देश्य पूरा होगा। जिस उद्देश्य से पत्र लिखे हैं, भेज रहे हैं जिसके यहाँ, वहाँ आपकी कार्य सिद्धि होगी, जिसमें संबोधन, अभिवादन और शिष्ट भाषा का प्रयोग होना अति आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम चलते हैं पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र आप लोग जानते होंगे। तो ये इसके 2 प्रकार हैं। औपचारिक पत्र को हम लोग देखते हैं। तो औपचारिक पत्र वह पत्र होता है, औपचारिक पत्र जिसमें सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संदर्भों में कुछ
औपचारिकताओं के साथ लिखे जाते हैं। जैसा कि नाम है औपचारिक, इसमें औपचारिकताएं की जाती है, पूरी की जाती है, होनी चाहिए, तभी यह औपचारिक पत्र होगा। इसमें कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, जैसे सेवा में और उनके पद नाम, कुछ विशेष फॉर्मेट है इसका, तो उस फॉर्मेट के आधार पर ही आप इस पत्र को लिखेंगे। जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिस में पत्र देना है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, इस तरह के जो सरकारी संस्थाएं, उसमें जो पत्र लिखे जाते हैं उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र के प्रकार। अब औपचारिक पत्र देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है इसमें प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र दोनों कह सकते हैं। तो प्रार्थना पत्र, जैसे आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं अपने फीस को माफ करने के लिए या कम करने के लिए, पूरी तरह से माफ या आधी फीस माफ के लिए, खेलकूद प्रतियोगिता कराने के लिए, डिबेट प्रतियोगिता कराने के लिए इत्यादि, ये प्रार्थना पत्र आप लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं। संपादक को किसी भी अपने मोहल्ले की समस्या से अवगत करा सकते हैं, संपादक के माध्यम से, किसी समाचार पत्र के माध्यम से मंत्री को, सरकार को। उसी में होता है आवेदन पत्र भी, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो प्रार्थना पत्र, जैसे अब हम प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, विद्यालय में कोई वांट निकला है, वैकेंसी है, तो प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र में उस विषय का उल्लेख करेंगे, पद का, जिस पद के लिए विज्ञापन निकला हुआ है, और आगे उसमें बस एक जोड़ देना है आवेदन पत्र में अपने क्वालिफिकेशन को, शैक्षणिक योग्यताओं को उसमें जोड़ना है, तथा अगर अनुभव है आपके पास तो उसको भी ऐड कर देना है, तो वो हो जाएगा आवेदन पत्र। दूसरा है अव्यावसायिक पत्र। स्वयंसेवी संस्थाएं, धार्मिक, साहित्यिक, जो लोक हितकारी कार्य करती है। अव्यावसायिक पत्र उस पत्र को कहते हैं, जैसे स्वयंसेवी कोई संस्था है या कोई धर्म से संबंधित कोई संस्था है, धार्मिक संस्था, साहित्यिक संस्था, जैसे ये एनजीओ वगैरह संस्था बना करके लोगों का कार्य करते हैं, मूक बधिरों से संबंधित संस्था है, उसके कल्याण के लिए जो कार्य करती है, तो उससे संबंधित जब हम पत्र लिखते हैं तो उसको बोलते हैं अव्यावसायिक पत्र। नेक्स्ट, तीसरा है व्यावसायिक पत्र। यह पत्र कोई भी उत्पादन कंपनी हो, व्यावसायिक संस्था हो, बीमा कंपनी इत्यादि को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, कोई भी कंपनी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो पत्र लिखती है उसको बोलते हैं व्यावसायिक पत्र। नंबर 4 है कार्यालयी पत्र। ये दो प्रकार का होता है, एक सरकारी और एक अर्ध सरकारी। तो सरकारी पत्र में यह पत्र सरकारी कार्यालयों द्वारा, सरकारी पत्र क्या होता है, कार्यालयी पत्र में सरकारी पत्र, कि यह पत्र सरकारी कार्यालयों द्वारा इसके कार्यालय के अधिकारी को लिखा जाता है, दूसरे कार्यालय के। सरकारी जो कार्यालय के अधिकारी हैं उनके, इसके कार्यालय के अधिकारी को पत्र लिखा जाता है। कोई भी सरकारी संस्था है उसके कार्यालय के अधिकारी को, किसी दूसरे सरकारी कार्यालय के अधिकारी को अगर पत्र लिखा जा रहा है तो उसे सरकारी पत्र कहते हैं। एक सरकारी कार्यालय का अधिकारी जब दूसरे सरकारी कार्यालय के अधिकारी को पत्र लिखता है उसे सरकारी पत्र कहते हैं। दूसरा है अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी, सरकारी कार्यालयों के अधिकारी द्वारा दूसरे कार्यालय के अधिकारी को, यहाँ तो सरकारी कार्यालय का अधिकारी किसी सरकारी कार्यालय के अधिकारी को ही पत्र लिखता है तो सरकारी पत्र बोलते हैं उसको। अर्ध सरकारी में सरकारी कार्यालय का अधिकारी द्वारा किसी दूसरे कार्यालय के अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अगर कोई आग्रह कर रहा है तो उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। कोई व्यक्तिगत रूप से आग्रह करके अनुरोध कर रहा है अपने जिस उद्देश्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, उसे हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए औपचारिक पत्र का प्रारूप।
फॉर्मेट इसका कैसा होता है ये आप देखिए ध्यान से। ऐसे ही कोई भी औपचारिक पत्र जो भी है, हमने जितने भी प्रकार बताए उन सारे प्रकारों को इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सेवा में, फिर म के नीचे से जहां से देखिए लिखा हुआ है पद नाम। अब यहां पर पद नाम नहीं लिखना है आपको, ये बस फॉर्मेट है इसीलिए यहाँ ये ब्रैकेट दिया गया है, ब्रैकेट भी नहीं लिखना है आपको पत्र में। पत्र में ये सेवा में रहेगा, ये जो लाइनिंग की गई है ये न तो ये ब्लू लाइन बिल्कुल नहीं रहेगा, ये सब कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर डेट लिख सकते हैं। तो पद नाम लिखना होगा। अगर मान लीजिए किसी विद्यालय के प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पद नाम की जगह पर इस म के नीचे से प्रधानाचार्य लिखा जाएगा। अब प्रधानाचार्य अगर किसी थाना के अध्यक्ष को लिख रहे हैं थानाध्यक्ष, किसी बैंक के मैनेजर को लिख रहे हैं तो प्रबंधक। अब जिसको लिख रहे हैं वह पद नाम का व्यक्ति किस संस्था या कार्यालय का अधिकारी है। जैसे यहाँ प्रधानाचार्य आपने लिखा पद नाम की जगह पर तो यहाँ विद्यालय का नाम हो जाएगा। अगर यहाँ थानाध्यक्ष लिखे तो यहाँ थाने का नाम हो जाएगा। यहाँ स्वास्थ्य अधिकारी लिखे तो यहाँ हॉस्पिटल का नाम हो जाएगा। यहाँ अगर लिखते हैं किसी प्रबंधक को तो यहाँ बैंक का नाम हो जाएगा। बैंक के प्रबंधक को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ बैंक का नाम हो जाएगा। उसके बाद उसका पता, इस संस्था का पता कहाँ पर है वो लिखेंगे। तो ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, ये सब लाइन नहीं रहेगा, ध्यान रखें, बस समझने के लिए बताया गया है। यहाँ पदनाम की जगह पर जिसको लिखना है उसका पोस्ट का नाम रहेगा, पद का नाम रहेगा, फिर वो संस्था कहाँ है, संस्था का नाम होगा, और कहाँ है उसका पता होगा। इसके बाद फिर ये पॉइंट जो दिया गया, सब पॉइंट भी नहीं देना है, ये पॉइंट आपके समझने के लिए है। फिर यहाँ लिखेंगे सेवा में के सामने से बिल्कुल विषय। अब जिस उद्देश्य के लिए आप पत्र लिख रहे हैं उस विषय को का उल्लेख करेंगे। यहाँ पर एक हम पत्र का फॉर्मेट भी दिखाएंगे अभी आगे। इसके बाद विषय के नीचे, विषय के यहाँ से विषय लिखे हैं वहीं से महोदय या महोदया, इन दोनों में से कोई एक ही होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब दोनों में से कोई एक ही रहेगा तो कौन कहाँ रहेगा ये ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो महोदय जब भी इस पद नाम के व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं कि लेडीज है या जेंट्स है, मान लो मैं बैंक के प्रबंधक को हम पत्र लिख रहे हैं, मैनेजर को पत्र लिख रहे हैं, थानाध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि वो उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है, मेल है या फीमेल है, तो उस कंडीशन में ये महोदय ही लिखेंगे। महोदय ये कब लिखेंगे महोदया? जब कंफर्म होगा, पूरी तरह से आपको अच्छे से ज्ञात होगा कि इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसको हम पत्र लिख रहे हैं वो फीमेल है, स्त्री है, तो वहां पर इस महोदय की जगह पर ये महोदया यहाँ पर आ जाएगा। ये अच्छे से ध्यान दीजिए। इसके बाद ये महोदय का य जहां से है बिल्कुल य के नीचे से यहाँ से शुरू करेंगे विषय वस्तु अपना लिखना, पत्र को जिस उद्देश्य से लिख रहे हैं, जो आग्रह करना है, जो बताना है, जो सूचना देनी है, वो बातें यहाँ से प्रारंभ करेंगी। संक्षेप में, कम शब्दों में पूरी तरह से बात स्पष्ट हो जाए। अब दूसरी लाइन जब इसकी दूसरी पंक्ति आएगी तो फिर से इस विषय के नीचे से, इसी के सामने से यहाँ से शुरू होगा, और तीसरी लाइन भी रहेगी तो फिर यहीं से शुरू होगा। 2 3 4 लाइन जितना हो उतने में लिखेंगे। फिर पैराग्राफ चेंज होना जरूरी है, यहाँ से दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे, यहाँ से दूसरा पैराग्राफ प्रारंभ होगा इसी विषय से जहाँ से शुरू किए थे पहला, यहाँ विषय वस्तु, वहीं से उसी के सामने से दूसरा पैराग्राफ चेंज करेंगे और यहाँ से आग्रह करेंगे। सारी बातें बताने के बाद अतः आपसे निवेदन है, आग्रह है कि उपरोक्त कार्य करने की कृपा करें या यथाशीघ्र करने की कृपा करें इत्यादि बातें संक्षेप में यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इसके बाद आता है भवदीय या भवदिया। अब यहाँ पर आप लोग किताब में देखेंगे, पुस्तक में, तो ये बात जो यहाँ हमने बताया है वो इधर लिखा हुआ है। तो आजकल व्यवहार में अगर देखा जाए पत्र को, अगर वास्तव में लिखा जाता है पत्र तो हम इधर ही लिखते हैं, लेकिन आजकल किताबों में इधर छपने लगा है प्रिंटिंग की सरलता के लिए, टाइपिंग की सरलता के लिए कर्सर भगा कर दौड़ा लाना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए
यहीं पर लोग लिख दे रहे हैं, आजकल पुस्तकों में आ जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, यहाँ भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, कोई गलती उससे नहीं होगी। दिनांक यहाँ भी लिख सकते हैं, और नीचे भी अगर किताबों में नीचे आ रहा है तो नीचे भी लिख सकते हैं दूसरे साइड में, तो ये कोई समस्या नहीं है। वैसे व्यवहार में जो लिखा जाता है वास्तविकता में, वो हमने फॉर्मेट बताया है। बाकी किताब के हिसाब से नीचे लिख सकते हैं, इसको भी नीचे यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। तो अब यहाँ भवदीय और भवदीया समझ लेते हैं। भवदीय, अगर पत्र लिखने वाला पुल्लिंग है, लड़का है, तो लिखेगा भवदीय, अगर लड़की है तो भवदीया, ये दोनों में से एक ही रहेगा कोई। फिर उसका नाम और पता, विद्यालय का है तो नाम और क्लास सेक्शन, और बैंक में लिख रहे हैं तो अपना नाम, अकाउंट नंबर, पता है, अपना एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से ये फार्मेट। अब एक फार्मेट का एग्जांपल हम देते हैं। देखिए, ये अपने विद्यालय के खेल क्लब के सचिव इमरान हैं। ये प्रश्न एक है यहाँ पर कि आप अपने विद्यालय के खेल क्लब के सचिव इमरान हैं। आप अपने आप को इमरान अब समझेंगे। यहाँ पर पत्र लिखते समय अगर नाम दे दिया गया है तो ध्यान रखेंगे उस नाम के अनुसार। अब ये इमरान नाम से पत्र लिखना है, इमरान के नाम से, जो अपने विद्यालय के खेल क्लब का सचिव है, वो पत्र लिख रहा है। तो अपने आप को इस जगह पर स्थापित कर लेंगे। सबसे पहले अपने आप को एक विद्यालय के खेल क्लब के सचिव इमरान नाम के आप हो जाएंगे। फिर उसके बाद लिखना प्रारंभ करेंगे। अंतर विद्यालयी फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति प्राप्त करने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? अब जैसे ये मैंने बुक वाला फॉर्मेट यहाँ पर दिया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, तो वहाँ पता यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ मिल रहा है। एक असल में यह जो पता ऊपर लिखा जा रहा है, यह एक लेटर पैड का फॉर्मेट है। लेटर पैड, तो लेटर पैड होता है जिस पर पता और नाम पहले से छपा होता है, तो उसी फॉर्मेट में किताबों में छपता जा रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई गलती नहीं होगी। इस चीज को, इस पता को यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं। तो आपको जहाँ सुविधा हो उससे कोई गलती नहीं होगी। फिर यहाँ से प्रारंभ करेंगे सेवा में। दिनांक यहाँ नीचे लिखा हुआ है, दिनांक इधर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पता लिखे तो नीचे भी यहाँ दिनांक लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे सब है, इंफॉर्मेशन बस रहनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, सेवा में मैंने बताया माँ के नीचे से प्रधानाचार्य। अब नहीं पता है कि कौन से उसके प्रधानाचार्य स्त्री है, पुरुष है, लेडीज है या जेंट्स है, तो प्रधानाचार्य लिखेंगे एयरफोर्स पब्लिक स्कूल, लोधी रोड, नई दिल्ली। अब विषय जो मैंने बताया था, देखिए सेवा में के नीचे से विषय रहेगा फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति है तो प्रार्थना पत्र। फिर महोदय इसी विषय के नीचे से रहेगा। फिर यह के नीचे से निवेदन है कि अगले सप्ताह आर्मी पब्लिक स्कूल में अंतर विद्यालयी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। हमारे विद्यालय की फुटबॉल टीम पूरी तरह सशक्त और तैयार है। पिछले एक वर्ष से जब से विद्यालय में फुटबॉल प्रशिक्षण का उचित प्रबंध हुआ है, हमारी टीम ने जमकर अभ्यास किया और उसके हौसले बुलंद है। हमारी टीम के सदस्य में बहुत उत्साह है और वह इस अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करना चाहती है। फिर पैराग्राफ मैंने बोला था चेंज करना है, 2 पैराग्राफ में होना ही चाहिए औपचारिक पत्र, इस बात का ध्यान रखेंगे, और अनौपचारिक भी, दोनों में 2 पैराग्राफ जरूर चेंज होगा, भले ही 2 लाइन ही, 1 लाइन ही सही। महोदय, खेल क्लब के सचिव के रूप में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी टीम को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वर्ष जीत का सेहरा हमारे स्कूल की टीम के सिर बंधेगा। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ विद्यालय के लिए तो आप आज्ञाकारी शिष्य भी लिख सकते हैं। विद्यालय के बाहर अगर किसी अधिकारी को देना हो तो यहाँ भवदीय लिखते हैं या भवदिया। तो विद्यालय के संबंध में अगर है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे। यहाँ पर अपना नाम इमरान, खेल सचिव, चूंकि पता यहाँ ऊपर लिख चुके हैं तो यहाँ पता दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ नहीं लिखे हैं तो यहाँ नीचे लिखेंगे, ये ध्यान रहे। तो ये रहा फॉर्मेट। देखते हैं अनौपचारिक पत्र। दूसरा जो प्रकार था पत्र का वो अनौपचारिक पत्र है। परिवार के सदस्यों, ये पत्र जो होता है ये अनौपचारिक, औपचारिकता इसमें कोई पूरी नहीं करनी है, इसमें औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। बस अपने से बड़ों को चरण स्पर्श, प्रणाम
करेंगे और छोटों को शुभ आशीर्वाद और स्नेह। मित्र लोगों को नमस्कार के साथ प्रारंभ करते हैं। तो परिवार के सदस्यों, सगे संबंधी, मित्र आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। इसके बहुत से प्रकार हैं अनौपचारिक पत्र के, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें 11 प्रकार है, लेकिन इससे आप लोग घबराएंगे नहीं। सबका फॉर्मेट जैसे उसमें एक ही तरह का है, उसी तरह से इसमें भी बस बड़े को प्रणाम चरण स्पर्श करना है और छोटों को शुभ आशीर्वाद, शुभ स्नेह। तो नंबर 1 जो है परामर्श या सुझाव पत्र। तो परामर्श या सुझाव पत्र जो होता है, जैसे अपने भाई को पत्र लिख रहे हो, अपने छोटे भाई को सुझाव दे रहे हो पढ़ाई के विषय में, पढ़ाई के प्रति, पढ़ाई के संबंध में उसे सुझाव देना हो कि पढ़ाई करे, घूमने और टीवी देखने पर कम ध्यान दे, तो उसे हम जब लिख रहे हैं इस तरह के पत्र तो उसे परामर्श या सुझाव पत्र कहते हैं। दूसरा है सूचना वर्णन पत्र। सूचना और वर्णन, इसमें कोई सूचनार्थ पत्र जब लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं सूचना या वर्णन पत्र। अब इसकी सूचना जैसे इसमें कैसे लिख सकते हैं, माँ के अस्वस्थ होने की सूचना। माँ अगर आपकी बीमार है, आपके साथ है, बीमार है, भाई आपका दूसरे जगह है, तो उसकी सूचना देने के लिए अपने छोटे भाई को या बड़े भाई को पत्र लिख सकते हैं, लिखते हैं, उसे सूचना या वर्णन पत्र कहते हैं। तीसरा है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र में जैसे आपका जन्म दिवस या शादी का निमंत्रण देना है किसी को, आपके घर में शादी हो रही है किसी की, बहन की, भाई की, तो निमंत्रण पत्र अपने मित्र को, अपने से बड़े सगे संबंधी को लिखना होता है। जो लिखते हैं पत्र उसे निमंत्रण पत्र कहते हैं। इसके बाद नंबर 4 है बधाई पत्र। बधाई, जन्मदिन पर किसी मित्र का अगर जन्म दिवस है, आप नहीं जा पा रहे हैं तो उसको यहाँ से बधाई के रूप में पत्र लिख करके भेज सकते हैं। जो बधाई देते हैं उसे जन्मदिन क्या, उसे हम बधाई पत्र कहते हैं, उसके जन्म दिवस पर जो पत्र लिख करके। नेक्स्ट है 5वां शुभकामना पत्र। तो शुभकामना पत्र जैसे शादी की सालगिरह हो, आपके मित्र के पिता की या आपके पिता की, माता पिता की, अगर आप कहीं दूर हैं तो शुभकामना पत्र आप लिख करके वहां प्रेषित करते हैं। जो पत्र लिख करके भेजते हैं उसे शुभकामना पत्र कहते हैं। नंबर 6 है धन्यवाद या कृतज्ञता ज्ञापन पत्र। धन्यवाद या कृतज्ञता ज्ञापन पत्र, अगर किसी ने, कोई मित्र ने, किसी अंकल ने या कोई भी सगे संबंधी आपके, आपसे बड़े या छोटे, अगर आपको कोई गिफ्ट भेजता है आपके बर्थडे पर, आपके जन्म दिवस पर, तो आप उसको धन्यवाद या कृतज्ञता पत्र लिख करके आप उसको धन्यवाद देंगे उस गिफ्ट के लिए, उस उपहार के लिए, तो उस पत्र को बोलेंगे धन्यवाद या कृतज्ञता ज्ञापन पत्र। नंबर 7 है सांत्वना पत्र। सांत्वना पत्र, जैसे मान लिया आकस्मिक आपके पिता के, आपके मित्र के पिता की मृत्यु की सूचना आपको मिल जाती है, तो उस मित्र को सांत्वना दिलाने के लिए पत्र लिखेंगे, हिम्मत बढ़ाने के लिए पत्र लिखेंगे। वह पत्र सांत्वना पत्र के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है अनुमति पत्र। अनुमति पत्र, जैसे आपका विद्यालय कहीं टूर लेकर जा रहा है और आप उसमें जाना चाहते हैं, तो अपने पिता से, अपनी माता से अनुमति लेने के लिए पत्र लिखेंगे, उसे बोलते हैं अनुमति पत्र। इसके बाद है प्रेरणा पत्र। प्रेरणा पत्र में नियमित व्यायाम की विशेषता के विषय में अपने मित्र को, अपने भाई को प्रेरणा दे सकते हैं। प्रतिदिन व्यायाम करने से क्या लाभ है, इसके विषय में आप अपने से छोटे भाई, अपने मित्र को पत्र लिख करके उसे उत्साहित करेंगे, उसे प्रेरणा देंगे, तो इस तरह के पत्र को प्रेरणा पत्र कहते हैं। नेक्स्ट है खेद पत्र। आपकी, अगर आपने किसी मित्र को ऐसी बातें बोल दी जिससे उसे बहुत ही दुख पहुंचा,
बाद में आपको ज्ञात हुआ कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो उस मित्र को आप अपने गलती का एहसास करते हुए, मित्र को जो दुख हुआ उसका खेद व्यक्त करते हुए, उसका दुख व्यक्त करते हुए जब पत्र आप उसे लिखते हैं, उसे खेद पत्र कहते हैं। उसके बाद नंबर 11 पर है लास्ट, क्षमा याचना पत्र। क्षमा याचना पत्र, जैसे आपने घर में कुछ गलती आपसे हो गई, उस समय कुछ नहीं बोला, आपने निकल गए, तो अपने पिताजी से उस गलती के, माताजी से, दादाजी से उस गलती की क्षमा याचना संबंधी पत्र लिख करके भेजते हैं, उसे क्षमा याचना पत्र कहते हैं। इसके फॉर्म देखते हैं किस तरह से इसका फॉर्मेट है। तो प्रेषक सबसे पहले यहाँ पर इसमें, जैसा कि उसमें हमने बताया था, जो व्यवहार में लिखते हैं भेजने वाले का पता नीचे दिया जाता है कौन लिखा है, लेकिन किताबों में तो ऊपर भी छपा था, यहाँ पर ऊपर लिखते हैं। जो व्यवहारिक पत्र की बात मैं इसमें किया हूँ, जो वास्तव में लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप है वो इस तरह से है। प्रेषक का पता, यहाँ पर जो भेज रहा है वो अपना पता 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जितने में पता हो सकता है वो लिखेगा। उसके बाद यहाँ डेट लिखेंगे। फिर अपने से बड़े के लिए लिखना है, कोई भी हो, अपने से बड़ा, भाई हो, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, कोई भी हो बड़ा अपने से, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मेट आपको बताया है। और छोटे के लिए, अपने से छोटा होगा तो उसका नाम लिखेंगे प्रिय। उसका नाम लिख करके प्रिय, जैसे अगर किसी का नाम है राम तो प्रिय भाई राम, अपने से छोटा। गीता, प्रिय गीता इत्यादि यहाँ लिख करके शुरू करेंगे। तो बड़े के लिए मैंने लिखा है इसमें आदरणीय पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी, कोई इसमें से एक रहेगा जिसको पत्र आप लिख रहे हैं, एक बार यहाँ पर आ जाएगा वो। सादर चरण स्पर्श, फिर उसी के नीचे से यहाँ से शुरू करेंगे। मैं कुशलोपरांत आपकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल पूर्वक होंगे, कुशल होंगे। ये पूर्वक भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जोड़ सकते हैं। कर्म तात्पर्य हुआ कि मैं तो यहाँ पर स्वस्थ हूँ, कुशल हूँ, और आपकी कुशलता के लिए मैं ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करता रहता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक वहाँ होंगे। इसके बाद ये जो डॉट लाइन है यहाँ से शुरू होगी, और बाकी बातें और सब जिसके लिए लिख रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए अपने पिताजी, माताजी, दादी, दादा दादी को, वो बातें यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखेंगे। फिर समाप्त होने पर पैराग्राफ चेंज करके फिर इसी के सामने से लिखेंगे बड़ों को प्रणाम तथा छोटों को शुभ प्यार। और कोई अगर छोटा भाई है, कोई छोटी बहन है, तो उसका नाम लिख करके वो उल्लेख कर सकते हैं कि वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो ठीक है इत्यादि। इस तरह से समापन होगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र, पुत्री, पोता, पोती। अगर आप क्या है, पुत्र हैं, उनके एक पुत्री है, एक पोता है, पोती, कोई एक आज्ञाकारी पुत्र या आज्ञाकारी पुत्री, आज्ञाकारी, और अपना नाम। यह चीज किताबों में यहाँ भी लिखा हुआ है, तो आप इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई गलती नहीं होगी। इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इंफॉर्मेशन इतना होना चाहिए उसमें। अब एक एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। अपने मित्र की माताजी के अचानक निधन पर संवेदना पत्र। संवेदना पत्र हमने प्रकार में बताया था, तो ये सांत्वना पत्र के नाम से, सांत्वना या संवेदना। तो इस पत्र के लिए मैं ये फॉर्मेट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अमूमन हम विद्यालय में एग्जाम देते हैं तो लिखते हैं, तो वहाँ पर परीक्षा भवन लिख देते हैं। यहाँ भेजने पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। तो आप पत्र चूंकि विद्यालय में एग्जाम देते समय लिख रहे हैं और अपना नाम उल्लेख करना नहीं है, तो परीक्षा भवन और बसा विद्यालय, विद्यालय का नाम चंडीगढ़। बोर्ड की परीक्षाओं में मना किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपना नाम या विद्यालय का नाम, पता वास्तविक नहीं लिखेगा। तो अगर उल्लेख नहीं किया गया, जैसे इसके पहले पत्र में दिया गया था कि किसके तरफ से पत्र लिखना है, यहाँ नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पर इसी तरह से लिखेंगे परीक्षा भवन और बसा विद्यालय चंडीगढ़, या यहाँ पर चंडीगढ़ स्थान का नाम थे, या स्थान के नाम में भी बदल सकते हैं। फिर दिनांक यहाँ देंगे, डेट, जिस डेट पर पत्र लिख रहे हैं। अब यहाँ पर मित्र को चूंकि सांत्वना संवेदना पत्र लिख रहे हैं, तो प्रिय मित्र प्रताप, ऐसे मित्र को लिखेंगे।
चूंकि बड़े के लिए हमने फॉर्मेट बता दिया था पीछे, तो अब यहाँ छोटे के लिए आपको एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं। सप्रेम नमस्कार ये लिखेंगे, इसको आप सप्रेम नमस्कार को यहाँ से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और फॉर्मेट अच्छा हो जाएगा। ये सप्रेम नमस्कार थोड़ा यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। फिर जो यहाँ लास्ट वर्ड है वहाँ से शुरू करेंगे, तुम्हारी माता जी की अचानक निधन का दुखद समाचार मिला, मन को गहरा आघात लगा, यह विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वे अब इस संसार में नहीं है। 15 दिन पहले ही तो मैं उनसे मिलकर आया था। वे पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्न लग रही थी। वे जो है पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्न लग रही थी। उन्होंने मुझसे हमारे घर आने का वादा भी किया था। उनका यह हंसमुख चेहरा और प्यार भरा व्यवहार मुझे रह रह कर याद आ रहा है, किंतु होनी को भला कौन टाल सकता है। उसके आगे हम सब लाचार हैं। मैं तुम्हारे इस दुख का अनुमान लगा सकता हूँ। यहाँ का रहना चाहिए, का यहाँ छूट गया है, तो आप लोग यहाँ पर का लिख देंगे। दुख का अनुमान लगा सकता हूँ। मैं तुम्हारे इस दुख का, यहाँ का रहेगा, यहाँ का आप लोग लगा लेंगे। लेकिन तुम्हें स्वयं को संभालना होगा। माँ की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हिम्मत तो रखनी ही होगी। तुम्हें पिताजी और छोटी बहन को भी संभालना होगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति दें तथा उनकी दिवंगत आत्मा को सद्गति और शांति प्रदान करें। मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारा मित्र। अपना नाम देते नहीं है, तो इस तरह से आप फॉर्मेट दे सकते हैं। तो पत्र इस तरह से संपन्न हुआ। किसी भी तरह की अगर समस्या हो इस पत्र से संबंधित तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।